तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.10 के सवालों को। और यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा सवाल है और इसमें इसमें देखो सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं कि किस प्रकार के इस प्रश्नावली में हमारे जो सवाल मिलेंगे वो कौन कौन से प्रकार मतलब किस प्रकार से मिलेंगे और उनको हम लोग लगाएंगे कैसे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इन सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपको सवाल मिलेंगे वो इस प्रकार से बोल देंगे, इस प्रकार से एक बिंदु दे देंगे, इस प्रकार से दूसरा भी बिंदु देंगे और मान लेते हैं इस प्रकार से तीसरा बिंदु दे देंगे। ठीक, अब कहेंगे कि इन तीनों बिंदु से होकर जाने वाले जो समतल है उस समतल का समीकरण आपसे पूछा जाएगा। ठीक, मतलब इस प्रकार से तीन बिंदु दे देंगे। ठीक, हम मान लेते हैं मान लेते हैं वेक्टर ए है, मान लेते हैं वेक्टर वी दिया गया है, मान लेते हैं वेक्टर सी दिया गया है। ठीक, इस प्रकार से तीन बिंदु दिए गए हैं और आपसे बोलेंगे कि इस समतल इन तीनों बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक, तो जब कभी भी आपसे इसका यानी इस प्रकार के जो समतल हो जिस जो तीन बिंदु से होकर जा रहा हो, ठीक, इसका अगर आपसे सदिश समीकरण पूछा जाए तो सीधा इसका जो सूत्र होता है वेक्टर आर डॉट में वेक्टर एन बराबर में वेक्टर ए डॉट में वेक्टर एन होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको वेक्टर एन नहीं देंगे तो यहाँ पर आपको वेक्टर एन कैसे निकालना है। वेक्टर ए निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होगा वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए, उसके बाद आपको क्रॉस गुणा करना है, फिर वेक्टर सी माइनस में वेक्टर ए कर लेना। ठीक, अब वेक्टर ए यानी जो पहला बिंदु को वेक्टर ए मान लेंगे, दूसरे बिंदु को वेक्टर बी मान लेंगे और तीसरे बिंदु को हम लोग वेक्टर सी मान लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से वेक्टर एन का वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर ए का वैल्यू निकाल के हम लोग यहाँ पर उठा के रख देंगे। ठीक, इस सूत्र में जैसे ही रख देंगे तो हमें समतल का समीकरण मिल जाएगा। ठीक, ये तो रहा जब सदिश समीकरण जब आपसे सदिश समीकरण पूछा जाए। ठीक, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि इसके पहले अगर आपने प्रश्नावली पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाओ सबसे पहले पढ़ लो। उसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर पढ़ लेना। ठीक, देखो इसके पहले आपने पढ़ा कि इस प्रकार से आपको समतल के समीकरण मिल रहे थे। ठीक, इस प्रकार से, और यहाँ पर देखो दोनों दोनों जो समतल के समीकरण दोनों सेम हैं, सिर्फ यहाँ पर डी के स्थान पर यहाँ पर क्या है वेक्टर ए डॉट में वेक्टर एन है, यहाँ पर डी लिखने के बजाय अब आपको यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक, अब जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि इसी सवाल में इस तरीके से तीन बिंदु दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि इन तीनों बिंदु से होकर जाने वाले समतल का ध्यान सुनना, तीनों बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा ये वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे और आ जाएगा। ठीक, अगर ये इसी सवाल में पूछ लिया जाए कि मूल बिंदु से जो दूरी है, समतल की जो मूल बिंदु से दूरी है उसको भी ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने ये बताया था कि अगर इस प्रकार से कोई समीकरण हो और मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए या फिर इसी को कह दिया जाए कि अभिलंब रूप में चेंज करो, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं वेक्टर एन मॉड ऑफ वेक्टर इन कैप से दोनों तरफ भाग कर देते हैं। ठीक, तो जब भाग करेंगे तो ये बन जाता है आर वेक्टर आर डॉट में, इसको हम लोग एन कैप बोलते हैं, इसके स्थान पर ये हमारा एन कैप होता है और ये हमारा हो जाता है डी। ठीक, ये डी जब आप मॉड ऑफ वेक्टर एन से जब भाग कर दोगे तो वो वाला डी है। ठीक, तो अब इस डी को, ये डी हो गया पवित्र। ठीक, अब इसमें इस मॉड ऑफ वेक्टर एन नाम का गंगा जल इसमें छिड़क दिया गया है और ये डी हो गया पवित्र, इसलिए इस डी का नाम अब चेंज हो गया। ठीक, ये कौन सा डी है, ये दूरी तो है, मतलब ये दूरी है लेकिन ये दूरी बन गया मूल बिंदु से दूरी होती है, समतल की मूल बिंदु से जो दूरी होती है, मूल बिंदु से दूरी। ठीक, ये डी क्या है हमारा समतल से मूल बिंदु की जो दूरी है। ठीक, ये हो गया। तो अगर इसी प्रकार से जैसे कि ये है, ठीक, तो इसी तरीके से ये हमारा क्या डी है, अगर इसी तरीके से सदिश समीकरण पूछ लिया जाए तीन बिंदु से होकर जाने वाले तो ये हो जाएगा। और इसी में अगर मूल बिंदु से दूरी पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मॉड ऑफ वेक्टर एन से दोनों तरफ भाग कर दोगे तो ये बन जाएगा एन कैप बटे में मॉड ऑफ वेक्टर एन। ठीक, तो ये जो आपका है इसी को हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। कई सवालों में पूछा जाएगा आपसे। ठीक, अभी सवाल आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको मूल बिंदु से दूरी निकाल लेना है।
ठीक, ध्यान से इस चीज को ध्यान से जो समझा रहे हैं ना, इसको ध्यान से समझ लो, सवाल मस्त मस्त फटाफट लगेंगे। ठीक, अब देखो, अब इसमें सवाल मतलब मिलेंगे आपको अंताखंड के रूप में। ठीक, अंताखंड के रूप में बोला जाएगा, है ना। समतल का समीकरण या तो दे दिया जाएगा या तो कंडीशन दे दिया जाएगा, और आपसे वहां पर बोला जाएगा कि इसको अंताखंड के रूप में चेंज करिए। ठीक, इस समतल के समीकरण को अंताखंड के रूप में चेंज करिए, या फिर जो अंताखंड काट रहा है उन अंताखंड को हो सकता है कि पूछ लिया जाए। ठीक, तो चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको अंताखंड के रूप में जो समतल का समीकरण होता है वो ऐसे होता है, यक्स बटे में ए प्लस में वाई बटे में बी प्लस में जेड बटे में सी बराबर में एक होता है। ठीक, तो ये होता है अंताखंड के रूप में हमारा समतल का समीकरण। ठीक, ये इसका व्यापक समीकरण है। तो जैसे कि मान लो कि अगर आपसे इस तरीके से 2x 3y मान लो प्लस में 7z बराबर में मान लो 8 दे दिया गया। ठीक, मान लो ये समतल का समीकरण आपसे दे दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि इस समतल के समीकरण को आपको अंताखंड के रूप में बदलना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये जो a है, देखो ये a b c क्या है, देखो ये हमारा होता है y, ये होता है x अक्ष, ये होता है z अक्ष। ठीक, x अक्ष ये होता है हमारा y अक्ष और ये होता है हमारा z अक्ष। ठीक, अब यहाँ पर ये जो a है ये क्या है हमारा, जो x अक्ष पर जो अंताखंड काट रहा है। ठीक, इस प्रकार से ये जो समतल का समीकरण है, इस समतल के समीकरण को ये है। ठीक, मतलब कि इस समतल में क्या है, x पर a अंताखंड काट रहा है, मतलब इस प्रकार से a, 0, 0। ठीक, उसके बाद y अक्ष पर कितना b अंताखंड काट रहा है, मतलब y पर b अंताखंड काट रहा है, तो 0, b, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर z अक्ष पर देखो c अंताखंड काट रहा है, तो हो जाएगा 0, 0, c हो जाएगा। ठीक, ये इसके पॉइंट हो जाएंगे। तो ये हमारा होता है अंताखंड के रूप में, इस तरह की समीकरण होता है। अब जैसे कि मान लो हमसे इसमें बोल रहा है कि अंताखंड के रूप में चेंज करिए। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमारा टारगेट होना चाहिए कि इस मतलब बराबर के उस पार वाला जो है इसको हमें एक बनाना है। तो इसको हम इस 8 को एक कैसे बना सकते हैं, अगर इसको हम एक बना ले जाए तो हमारा अंताखंड के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक कैसे बनाएंगे, जब इसमें 8 से ऊपर नीचे भाग करेंगे भाई, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तब एक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो हमें दोनों तरफ 8 से भाग कर देना है। ठीक, तो ये जो आएगा 2 चौको 8 हो गया, और तो ये हो जाएगा हमारा x बटे में 4 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 को हम बटा में यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। कैसे, देखो जैसे कि मान लो y बटे में 8 बटे में 3 है, तो मैंने बताया था कि अगर बटा के नीचे बटा हो तो पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 ऊपर हो जाएगा, 3y हो जाएगा बटे में 8। तो जहाँ पर अगर हमारा 3y बटे में 8 लिखा है तो इसको हम लोग ऐसे बदल सकते हैं, है ना। तो बदल सकते हैं, तो यहाँ पर देखो ये हमारा ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको हम लोग बना सकते हैं y बटे में, कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक, प्लस में इसको इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे हम लोग 8 और ये 7 को नीचे लिख देंगे। ठीक, तो 8 बटा 7 हो गया, इधर 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब यानी कि ये जो हमारा समतल का समीकरण था, देखो अंताखंड के रूप में बदल गया कि नहीं बदल गया। ठीक, तो इस तरीके से आपसे बदलने के लिए आपसे सवाल में बोला जाएगा। ठीक, अब देखो अगर बोला जाए कि यहाँ पर x अक्ष पर कितना अंताखंड काट रहा है 4, y अक्ष पर कितना अंताखंड काट रहा है इतना, और z अक्ष पर कितना अंताखंड काट रहा है ये। अंताखंड का मतलब होता है कि जैसे कि ये मान लो 2D में आपको समझा देता हूँ, जैसे ये y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। अरे क्लास 11 में शायद अंताखंड नाम आपने सुना होगा। ठीक, नहीं सुना तो सुनो। अंताखंड का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो ये इस प्रकार से खींची, मान लो कोई रेखा है। ठीक, ये x अक्ष से होकर जा रहा है और ये y से भी होकर जा रहा है। ठीक, तो यानी x अक्ष पर ये रेखा, मान लो ये रेखा, ठीक, ये रेखा y अक्ष पर कितना अंतखंड काट रहा है, मान लो यहाँ पर हमारा कुछ भी मान लो 0,4 है ना, तो यहाँ पर y अक्ष पर कितना 4 अंतखंड काट रहा है। और इस प्रकार से मान लो ये वाला पॉइंट हो हमारा 4 या 3 मान लो 0 हो। ठीक, तो यानी x अक्ष पर कितना अंताखंड काट रहा है, 3 अंताखंड काट रहा है। ठीक, तो ये जो हमारा काटता है इसको हम लोग अंताखंड बोलते हैं। ठीक, ये
मान लो ये ओ है, ये ए है, तो यहाँ पर ओ ए जो है यही हमारा अंतःखंड है। तो यहाँ पर अंतःखंड कितना है, यानी ओ ए बराबर कितना है, 3 है। ठीक, ये पूरा 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए बराबर 3। ठीक, तो ये होता है, मतलब ये बेसिक बता रहे हैं, ऐसे सब बता रहे हैं। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग अब सवाल को पढ़ते हैं, फिर वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक, थोड़ा से प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा 3-4 सवाल पढ़ोगे, मजा आ जाएगा। ठीक, यानी समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर और समझ लो कि ये तो मैंने आपको सदिश समीकरण बता दिया कि जब 3 बिंदु से होकर जाने वाला जो समतल होता है उसका सदिश समीकरण हमें ऐसे निकालना है। अब मान लो हमें सदिश नहीं, कार्तीय समीकरण निकालना पड़ गया। ठीक, क्योंकि कार्तीय समीकरण भी आपसे पूछा जाएगा। तो कार्तीय समीकरण जैसे कि मान लेते हैं 3 बिंदु है। ठीक, पहला बिंदु मान लेते हैं कोई सा भी हो, x1 y1 z1 मान लेते हैं, और एक दूसरा बिंदु है जिसको हम लोग x2 y2 z2 मान लेते हैं, और एक तीसरा बिंदु मान लेते हैं x3 y3 और z3 है। ठीक, मान लो इस प्रकार से 3 बिंदु दे दिया गया a b c। अब कह रहे हैं कि इन तीनों बिंदु से होकर समतल जा रहा है, तो उस समतल का समीकरण ज्ञात करो। ठीक, तो ये 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जो कार्तीय समीकरण होता है, मान ले उसको बोल देते हैं कि अगर सदिश समीकरण पूछ लिया जाए तो मैंने आपको भी बता दिया कैसे निकालना है। ठीक, अभी आपको हम सवाल भी दिखाते हैं। ठीक, अब कार्तीय समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके की सारणी का चिन्ह बना लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले यक्स लिखना है, उसके बाद उस यक्स के नीचे आपको x2 लिखना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसे ट्रिक्स, ऐसे ट्रिक्स या मतलब याद रखो जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक, इसको ध्यान से सुनो, आपको सूत्र भी याद हो जाएगा फटाक से। ठीक, देखो उसके बाद आपको x3 लिखना है। ठीक, इसी तरीके से थोड़ा सा जगह छोड़कर लिखा है y लिखो, y2 लिखो, y3 लिखो, थोड़ा सा और जगह छोड़कर यहाँ पर लिखो z लिखो, z2 लिखो और z3 लिखो। ऐसे लगाओ, बराबर 0 लिख दो। अब यहाँ पर इस यक्स में x1 यानी इसमें सब में x1 घटा दो, इन सब में से y1 घटा दो, इन सब में से z1 घटा दो। ठीक, तो x1 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, माइनस x1 हो जाएगा, माइनस y1 हो जाएगा, माइनस y1 हो जाएगा, माइनस y1 हो जाएगा, माइनस z1 हो जाएगा, माइनस z1 हो जाएगा, माइनस z1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला बन गया कि 3 बिंदु से होकर जाने वाले जो समतल होता है उस समतल का कार्तीय समीकरण ये हो गया। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे आपको याद रखना। ठीक, जैसे मैंने बताया उस स्टेप से अगर आप इसको लिखेंगे तो हमेशा सूत्र आपको याद रहेगा। ठीक, तो इसको अब कैसे हल करना है, चलो हम लोग सीधा सवाल देखते हैं, फिर वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक, अरे हल कैसे करना, जैसे सारणी हल करते हो वैसे इसको भी हल करना है। ठीक, चलो देखते हैं। तो देखो हमारा ये जो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा सवाल है, सबसे पहला है, इसमें कहते हैं यदि बिंदुओं ए बी सी यानी 3 बिंदु दे दिए गए हैं और जिनके इन तीनों बिंदु के स्थिति सदिश जो है, पहला ये है, तो पहला जो हमारा होगा उसको हम लोग वेक्टर ए बराबर मान लेंगे जो पहला दिया रहेगा। ठीक, तो ये है आई कैप जे कैप। उसके बाद दूसरा हमारा जो है वेक्टर वी है, कितना है ये 2 आई कैप, उसके बाद माइनस में 3 के कैप। उसके बाद एक और यानी तीसरा बिंदु जो वेक्टर सी है, इस ये कितना हो जाएगा हमारा आई कैप हो जाएगा, प्लस में 5 जे कैप हो जाएगा, माइनस में 7 के कैप हो जाएगा। ठीक, अब ए बी सी हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कह रहे हैं कि तो इनसे होकर जाने वाले जो समतल है, इन तीनों बिंदु से यानी होकर जाने वाला जो समतल है उसका समीकरण तथा इस पर मूल बिंदु से जो डाला गया लंब है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो चाहे मूल बिंदु से डाला गया लंब की लंबाई पूछ लिया जाए या मूल बिंदु से जो दूरी होती है उसको पूछ लिया जाए, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक, दोनों वही चीज होते हैं। तो हम यहाँ पर कहने का मतलब है मूल बिंदु से जो दूरी है, या कह सकते हो कि मूल बिंदु से जो लंब की लंबाई है। ठीक, मूल बिंदु से जो डाला गया लंब है, ठीक, उसका लंबाई पूछ लिया जाए, है ना, या फिर दूरी, दोनों सेम ही होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसका समीकरण निकालना है, तो यहाँ पर इसका सदिश समीकरण कैसे हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट में वेक्टर एन होता है बराबर में वेक्टर एन ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमें वेक्टर एन नहीं पता है तो वेक्टर एन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए, उसके बाद क्रॉस वेक्टर सी माइनस में वेक्टर ए, इस तरीके से निकालना है। ठीक, तो और यहाँ पर ए बी सी सबके वैल्यू हमें पता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर एन बराबर में वी हमारे पास कितना है ये है। ठीक, तो
तो यहाँ पर लिखेंगे 2i कैप माइनस में 3k कैप हो जाएगा, माइनस में वेक्टर ए कितना है i कैप माइनस में j कैप हो जाएगा। ठीक, एक चीज याद रखो, यहाँ पर देखो माइनस लगाए ना, तो वेक्टर ए बराबर जो भी है ना उन सबके चिन्ह बदल जाएंगे। देखो ये प्लस में था, ये भी प्लस में था, देखो दोनों माइनस में हो गए। ठीक, क्यों? क्योंकि ये माइनस है तो अंदर सब इन सबके चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, इतना याद रखना। ठीक, वरना सवाल फिर रॉन्ग हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा हमारा वेक्टर सी, यानी तो वेक्टर सी हमारे पास है 3i कैप माइनस प्लस में j कैप और उसके बाद माइनस में 7k कैप। ठीक, अब जब हम लोग ए का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे इसके साथ तो इनके सबके चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि माइनस यहाँ पर है, तो माइनस i कैप माइनस में j कैप हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा से और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा i कैप, बाकी यहाँ पर माइनस में j कैप हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 3k कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, उसके बाद क्रॉस लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग 3 में से 1 घटाएंगे तो 2i कैप हो जाएगा, उसके बाद 5 में से 1 घटाएंगे तो 4j कैप हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस 7k कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है क्रॉस, तो क्रॉस गुणा कैसे निकालते हैं? क्रॉस गुणा निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर i लिखना है, फिर j लिखना है, यहाँ पर k लिखना है। ठीक, उसके बाद अब i के नीचे यहाँ पर सबसे पहला वाला जो है, ठीक, इसके i कैप का जो गुणांक है इसका यहाँ पर i कैप के नीचे लिखना है, j कैप का जो गुणांक है j कैप के नीचे लिखना है, k कैप का गुणांक जो है, गुणांक मतलब जो इसके आगे लिखा है उसको k कैप के नीचे लिखना है। तो लिखो यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 है या -3 है, तो 1 -1 -3 हो जाएगा। ठीक, इसमें कितना है 2 है, उसके बाद यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है -7 है। ठीक, इसको थोड़ा से और हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा हमारा i कैप हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसको लिखना है, लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, इसको पूरा भूल जाना है, इसको पूरा भूल जाना है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बचेगा, इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करना, बीच में माइनस लगा देना है। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 का नाम 7 माइनस 4 3 12, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस लग गया। अब यहाँ पर 4 3 12, ये भी माइनस में है तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 3 12 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर सवाल थोड़ा से यहाँ पर ये जो आपका i कैप है इसको आप j कैप बना लीजिए, वरना फिर आपके बुक से फिर सवाल मैच नहीं करेगा। ठीक, तो इसको हम लोग j कैप बना लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा गड़बड़ हो गया, कहाँ गया j कैप, इसको हम लोग j कैप बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का i कैप हो जाएगा, और j में से j घटाएंगे तो ये प्लस का j कैप हो जाएगा। ठीक, बाकी सब कुछ सही है, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा -7 एकन्नम -7 हो जाएगा, और 4 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस में j कैप यानी बीच वाला लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब बीच वाला लिखेंगे तो ये पूरा भूल जाएंगे, ये पूरा भूल जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। इसको इससे गुणा करो तो इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 का नाम 7, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये वाला देखो माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस होता है सूत्र से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में k कैप हो जाएगा। अब ये जब k कैप निकालेंगे तो इसको भूल जाएंगे, इसको पूरा भूल जाएंगे, मतलब जहाँ पर k है, जिस लाइन और मतलब जिस कॉलम में जिस रो में हमारा k पड़ेगा उसको पूरे भुला देंगे, इसको सिर्फ ये दोनों बचे, तिर्यक गुणा कर दो, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो -2 का नाम 2 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का 5 j कैप हो जाएगा, 7 7 13 हो जाएगा, माइनस का 13 j कैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 4 -6 k कैप हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा वेक्टर n का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें समतल का समीकरण चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग इसका जो समतल का समीकरण का जो फार्मूला होता है वहाँ पर यानी कि उठा के रख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा वेक्टर n डॉट में वेक्टर ये होता है। ठीक, अब वेक्टर r डॉट में वेक्टर n का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5i कैप माइनस में 13 j कैप है, उसके बाद माइनस में 6 कैप। ठीक, उसके बाद बराबर में लगाएंगे वेक्टर ए, तो वेक्टर ए हमारे पास यहाँ पर कितना है, a प्लस में j कैप। ठीक, तो यहाँ पर i प्लस में j कैप जोड़ेंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर वेक्टर n है तो वेक्टर n का वैल्यू हमारे पास है 5i कैप माइनस में 13 j कैप हो जाएगा, माइनस में 6 k कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जाएगा हमारा वेक्टर r, और यहाँ पर जाएगा 5
आई कैप माइनस में 13 जे कैप हो जाएगा, माइनस में 6 के कैप हो जाएगा, बराबर में इसको डॉट गुणा करेंगे तो यानी इसका आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से गुणा करेंगे। ठीक, 5 का नाम 5 हो जाएगा, 13 का नाम -13 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर के कैप नहीं है तो जीरो समझेंगे और जीरो से गुणा करेंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर आर डॉट में 5 आई कैप माइनस में 13 जे कैप हो जाएगा, माइनस में 6 के कैप हो जाएगा, बराबर में 8 5 13 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8 बचेगा। तो ये हमारा समतल का समीकरण आ गया। ठीक, इसको चाहो तो इधर ले सकते हो, तो यहाँ पर जाएगा वेक्टर आर डॉट में 5 आई कैप हो जाएगा, माइनस में 13 जे कैप हो जाएगा, माइनस में 6 के कैप, प्लस में 8 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा डी है, मतलब कि डी कहो। ठीक, और यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग यहाँ पर जो हमारा समीकरण होता है समतल का, वो जब अभिलंब रूप में होता है वेक्टर एन कैप बराबर में जब डी इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर ये जो डी होता है, जब यहाँ पर याद रखो कि ये जब एन कैप हो, यानी कि ये जब हमारा अभिलंब रूप में हो, तब ये डी जो होता है यहाँ पर वो हमारा अभिलंब यानी मूल बिंदु की दूरी होती है। ठीक, या कह सकते हो कि जो मूल बिंदु से डाला गया लंब होता है उसकी लंबाई। ठीक, तो यहाँ पर हमें इसको भी पूछा गया है। तो अगर इस प्रकार से हमारा समीकरण दिया गया है, वेक्टर एन कैप हो इस तरीके से, आर वेक्टर एन कैप, ठीक, आर वेक्टर एन हो, तो इसको हम लोग एन कैप में बदलेंगे। कैसे? मॉड ऑफ वेक्टर एन कैप से, मतलब इसका जो यहाँ पर जो हमारा वेक्टर है उसका इकाई सदिश यानी उस वेक्टर का इकाई सदिश निकालेंगे। ठीक, तो इधर डी बराबर मान लो डी लिखा है, तो इधर भी आपको मॉड ऑफ वेक्टर डी सी से भाग करना होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉड निकाल लेंगे, उसी से दोनों मतलब इसमें भाग कर देंगे, तो ये जो होगा हमारा वही हमारा लंब की लंबाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। ठीक, लंब की लंबाई बराबर में ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर एन जो है हमारा है, मतलब कि ये जो है हमारा है, इसी में लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर एन से भाग कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर एन। तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। देखो ना, इसी को आपने सॉल्व किया, ये देखो साइड में सॉल्व करते हैं, तो यानी 8 आ गया था। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 बटे में मॉड ऑफ वेक्टर एन, तो यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर एन का मतलब देखो मॉड ऑफ वेक्टर एन, तो इसका मॉड वेक्टर एन हमारे पास यही तो हमारा वेक्टर एन है, ये देखो ये मॉड, यानी इसका मॉड निकालेंगे तो मतलब अंडर रूट लगाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक, तो यही हो जाएगा हमारा। तो 25 हो जाएगा, 13 का 169 हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 66 36 हो जाएगा। ठीक, सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 169 25 36 हो जाएगा। तो 9 6 14 6 20 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा, 6 2 8 3 11 11 2 13 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 1 230 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 230, अंडर रूट में 230 हो जाएगा। ठीक, तो बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 230 हो जाएगा। ठीक, तो इतने इकाई यही आ जाएगा हमारा लंब की लंबाई या दूरी हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखते हैं। ठीक, तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 2 है। यहाँ पर कहते हैं कि यदि बिंदु P यहाँ पर ये लिखा है ABC, इससे YZ तल तथा ZX जो समतल है उस पर लंब PA तथा PB खींचे जाएं तो समतल OAB का सदिश समीकरण ज्ञात करो। ठीक, तो सदिश समीकरण पूछ रहे हैं। देखो यानी सवाल में कहने का मतलब है, ये मान लेते हैं x अक्ष, ये हमारा y अक्ष हो गया। ठीक, और ये मान लेते हैं x अक्ष हो गया, और यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा z अक्ष हो गया। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस प्रकार से YZ तल, ये हमारा YZ तल होता है, और ये हमारा XY तल होता है, और ये हमारा Z अक्ष तल होता है। ठीक, तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि एक बिंदु हमारा यहाँ पर है YZ तल में है, YZ हो गया, और ये हो गया हमारा ZX हो गया। ठीक, ZX हो गया। तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा बिंदु ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, और यहाँ पर एक P बिंदु है, और बीच में ये हमारा क्या है, मूल बिंदु हमारा है, जिसको हम लोग O बोलेंगे। ठीक, तो कह रहे हैं कि ना कि यहाँ पर इस बिंदु से यानी बिंदु P से
ये यहाँ पर जो वाई जेड तल है ये हमारा वाई जेड तल हो गया, ठीक। यहाँ से क्या करें, इसमें करें लंब खींचा जाता है, ठीक। इस पी बिंदु से इस वाई जेड तल पर एक लंब खींचा जाता है और फिर पी बी एक लंब यानी पी ए है, एक लंब हमारा पी बी, इस प्रकार से जेड अक्ष से एक लंब खींच रहे हैं, यहाँ से लंब खींचा जाता है, ठीक। तो करें इस प्रकार से ये जो हमारा समतल बन रहा है, ठीक, ये जो हमारा समतल बना है, तो यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रकार से जो यहाँ पर हमारा ओ ए बी ये वाला जो छोटा सा जो समतल बना है, इस समतल का समीकरण यानी हमें ज्ञात करके बताओ, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास तीन बिंदु है, ठीक, एक हमारा बिंदु हो गया ये ए वाला हो गया, तो जो कि ए बिंदु क्या है हमारा जेड वाई जेड तल में है, तो इसके निर्देशांक यानी ए के निर्देशांक बिंदु ए के निर्देशांक, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएगा, जस्ट वन सेकेंड, देखो वाई जेड तल में है तो यहाँ पर यक्स की कमी है, मतलब यक्स तल या मतलब वाई जेड तल में यक्स अक्ष नहीं है, यक्स अक्ष नहीं है तो जो नहीं होता वो जीरो होता है, तो यानी कि जीरो जाएगा। जेड पर कितना मान लेते हैं बी और इस पर कितना है इसका निर्देशांक जेड अक्ष का मान लेते हैं सी है, ठीक। तो ये हो जाएगा ए के निर्देशांक, समझ रहे हो ना, ए बिंदु क्या है वाई जेड तल में है, तो यहाँ पर इस तल में सिर्फ वाई अच्छा है और यहाँ पर जेड अच्छा है, यक्स अच्छा नहीं है तो उसको जीरो लिख देंगे उसका जो यानी कि निर्देशांक है, ठीक। इसी तरीके से हम लोग इस बी के निर्देशांक देखेंगे, तो बी के निर्देशांक, ठीक, तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है इस बी पर क्या है ये हमारा जेड और यक्स तल है, तो यहाँ पर यक्स ए हो जाएगा और वाई तल यहाँ पर नहीं है, वाई एच नहीं है तो यहाँ पर इसको जीरो लिखेंगे, बाकी जेड है तो इसके लिए हम लोग सी ले देंगे, ठीक। तो ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। और देखो एक चीज़ याद रखो, मैं ये बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि समतल ओ ए बी किसका क्षेत्रफल निकाला उसको ध्यान दो, ठीक। समतल ओ ए बी का क्षेत्रफल नहीं समीकरण, ठीक, तो समीकरण निकालना है, तो ओ ए बी, तो हमें सबसे पहले ओ ए बी तो बिंदु ओ पता होना चाहिए, तो बिंदु ओ हमारा कितना है ये है, तो यहाँ पर इसको हम लोग वेक्टर ए मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो आई कैप प्लस में इसको वेक्टर फॉर्म यानी लिख देंगे, तो जीरो के कैप हो जाएगा। और ए हमारे पास ए की निर्देशांक कितना हमारे पास, इसको हम लोग वेक्टर बी मान लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जीरो आई कैप हो जाएगा प्लस में वी जे कैप हो जाएगा प्लस में सी के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बी के निर्देशांक क्या है इसमें, इसको वेक्टर सी मान लेंगे, तो हो जाएगा ए आई कैप हो जाएगा प्लस में जीरो जे कैप हो जाएगा प्लस में सी के कैप हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखो इन तीनों बिंदुओं द्वारा जो बनाया गया हमारा समतल है वो कौन समतल होगा, ओ ए बी समतल होगा। तो इस ओ ए बी समतल का इन तीनों बिंदु द्वारा जो बनाया गया हमारा समतल है उस समतल का क्षेत्रफल हमें यानी समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो समतल ओ ए बी, तो ओ ए बी कैसे बना है, तीन बिंदुओं से मिलकर बना है, और तीन बिंदु से जो मिलकर जाने वाले या से होकर जाने वाला जो समतल का समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है वेक्टर है ना, यहाँ पर लिखते हैं ये सूत्र क्या होता है हमारा, वेक्टर आर डॉट में वेक्टर एन बराबर में वेक्टर ए डॉट में वेक्टर एन होता है। तो हमें वेक्टर एन नहीं पता है तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर एन निकाल लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारा ये कितना सूत्र हो जाता है, वेक्टर वी माइनस में ए और डॉट क्रॉस में, और यहाँ पर वेक्टर सी माइनस में वेक्टर ए होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो v हमारे पास कितना है, ये है b और c है, तो यहाँ पर v जे कैप प्लस में c के कैप, उसके बाद माइनस में वेक्टर ए हमारे पास कितना सब जीरो जीरो जीरो, तो जीरो देखो जीरो जीरो अगर है तो वेक्टर ए अगर हम लोग घटाएंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, क्योंकि ये तो यानी कि ए जो हमारा क्या हो जीरो का जीरो है, तो सब जीरो है जीरो है जीरो है जीरो है लिख ले कहो तो, वरना ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक। उसके बाद क्रॉस लगाएंगे वेक्टर सी, तो वेक्टर सी हमारे पास क्या है ए और सी है, बाकी ये जीरो है तो जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर सी हमारे पास है ए
प्लस में सी के कैप, उसके बाद माइनस में वेक्टर ए लिखेंगे तो वेक्टर ए हमारे सब तीनों क्या है, जीरो है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यानी कुल मिला के ये आ गया हमारा वी जे कैप, उसके बाद प्लस में सी के कैप, क्रॉस में यह आ गया वेक्टर ए है ना, आई कैप प्लस में सी के कैप। ठीक, तो इसका हम लोग इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें आई कैप दिखाई रहा है, नहीं रहे, तो नहीं है तो जीरो मान लेंगे। ठीक, और जो इसका बी और के कैप का गुणांक सी है, उसके बाद इसमें ए, उसके बाद जे कैप इसमें नहीं है तो जीरो मान लेंगे, और के कैप तो यहाँ पर सी ले देंगे। ठीक, अब इसको निकाल लेंगे, हल कर लेंगे, यानी तो हो जाएगा आई कैप, उसके बाद इसको पूरा भूल जाएंगे, इसको पूरा भूल जाएंगे, तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा वी सी हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो काम खत्म। ठीक, माइनस में जीरो हो जाएगा, उसके बाद माइनस में जे, और फिर जे कैप भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस में ए सी हो जाएगा। ठीक, प्लस में के कैप लिखेंगे, अब इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे जीरो, इसको इससे गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये हो गया हमारा जो सम वेक्टर एन हो गया हमारा, वेक्टर एन जो हो गया हमारा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वी सी आई कैप हो जाएगा। उसके बाद ये वाला देखो माइनस 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 हो जाएगा, प्लस ए सी जे कैप हो जाएगा। उसके बाद ये देखो हमारा प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, ए बी के कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा वेक्टर एन आ गया। अब हमें समतल का समीकरण चाहिए, तो समतल के समीकरण में हम लोग रख देंगे समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण वेक्टर आर डॉट में वेक्टर एन बराबर में वेक्टर ए डॉट में वेक्टर एन। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर आर डॉट में वेक्टर एन हमारे पास कितना है, वेक्टर वी सी आई कैप हो जाएगा, उसके बाद प्लस में ए सी जे कैप हो जाएगा, उसके बाद माइनस में ए बी के कैप हो जाएगा। ठीक, बराबर में वेक्टर ए, देखो वेक्टर ए हमारे पास जो है वो 0,0,0 है, मतलब 0,0,0,0 है, पूरा तीनों जीरो है। और अगर कोई जीरो हो उसको वेक्टर एन कैप से गुणा करेंगे तो सब जीरो, तो ये भी पूरे, इसका भी पूरा जीरो कर देगा, यानी कि ये हमारा इधर आ जाएगा जीरो। ठीक, तो यही हमारा हो जाएगा समतल का समीकरण, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, सिर्फ हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि ओ ए बी समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये समतल बना कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये समतल के तीन बिंदुओं से मिलकर बना है, एक ओ से, एक ए से, एक बी से। ए जो हमारा है वो यानी कि जेड वाई जेड तल में है, वाई जेड तल में है, तो फिर ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो यानी कि ए 0, बी, सी हो जाएगा। ठीक, और बी जो हमारा, इस बी जो बिंदु स्थित है वो क्या है, जेड एक्स तल में स्थित है, और जेड तल में अगर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जेड एक्स तल में वाई एच नहीं है तो वाई एच को 0 मान लेंगे। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इन तीनों बिंदु जब मिल जाएंगे, इन तीनों बिंदुओं द्वारा समतल का समीकरण जो बनाया गया है उसको हम लोग निकाल लेंगे सूत्र से। तो चलिए फिर हम लोग अगला सवाल पढ़ते हैं। तो देखो अगला जो हमारा सवाल है वो सवाल नंबर 3, इसमें कह रहे हैं कि बिंदुओं, एक बिंदु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, कह रहे हैं कि इससे जाने वाले या इससे होकर जाने वाले समतल का जो कार्तीय समीकरण है वो ज्ञात करके बताओ। ठीक, तो कार्तीय समीकरण क्या होता है, तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग समतल का, ये हमारा हल है, तो यहाँ पर लिखते हैं समतल का कार्तीय समीकरण। ठीक, तो समतल का कार्तीय समीकरण क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा यक्स वाई जेड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे, y2 लिखेंगे, y3 लिखेंगे, z2 लिखेंगे, z3 लिखेंगे, माइनस z1 लिखेंगे, माइनस z1 लिखेंगे, माइनस z1 लिखेंगे, माइनस y1 लिखेंगे, माइनस y1 लिखेंगे, माइनस y1 लिखेंगे, माइनस x1 लिखेंगे, माइनस x1 लिखेंगे, माइनस x1 लिखेंगे। ठीक, काम खत्म, बराबर 0 हो गया। ठीक, ये हो गया, सूत्र हो गया। अब इस जब कार्तीय समीकरण निकालना बताया था ना, ये लगेगा। चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं फटाफट। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा यक्स, अच्छा यहाँ पर जो हमारा पहला है, ठीक, पहला हमारा बिंदु क्या है, 2 2 2 1 0। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है, 3 -2 -2 है। उसके बाद तीसरा बिंदु है 1 0 7। ठीक,
इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2, इसको x3 y3 z3। ठीक, अब सबका वैल्यू पता है, उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा x माइनस, ठीक देखो पहले x लिख देंगे, अब x2 यहाँ पर ये हमारा 3 लिख देंगे, x3 हमारे पास 3 है, इसको लिख देंगे, जैसे जैसे सूत्र लिखा ना वैसे वैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद y लिखते हैं, है ना, फिर y2, इसके नीचे y2 लिखते हैं, -2 है, फिर इसके नीचे y3 लिखते हैं, तो y3 हमारे पास 1 है। उसके बाद z लिखेंगे, फिर उसके बाद z2 हमारे पास कितना है, -2 है, z3 हमारे पास कितना है, 7 है। अब इनमें से हम लोग क्या करेंगे, x1 घटा देते हैं इन सब में पूरे में, -2 है, x1 हमारे पास 2 है, ठीक, तो -2 और y1 हमारे पास 1 है, तो -1 और z1 कितना है, 0 0 0। ठीक, हो जाएगा ना। अरे उठा के यहाँ पर सबके वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दो। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना। ठीक, क्या हुआ है, अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग देखो, ये हमारा x-2 है और यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर हमारा z है, 0 में से घटाएंगे ना वही चीज़ आ जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से घटाएंगे -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0 बराबर में इतना। ठीक, चलो इसको हम लोग हल करते हैं, जैसे आई जे कैप वाला हल करते हैं ना वैसे ही हल करेंगे। तो ऊपर वाला जो है इसको पहले लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, फिर इसको वाला पूरा छोड़ देंगे, इसको पूरा छोड़ देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो -7 21 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगाकर बीच वाले लिखेंगे तो -x-y-1 हो जाएगा। फिर ये वाला पूरा भूल जाएंगे, ये वाला भूल जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 7 एक नाम 7, माइनस में इसको इससे गुणा करेंगे तो ये वाला देखो माइनस में है, तो -2 का नाम -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस में z लिखेंगे, फिर ये वाला पूरा भूल जाएंगे, ये वाला पूरा भूल जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 का नाम 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x-2 और माइनस का 21 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में y-1 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, प्लस में z 3 से इसमें गुणा करेंगे 3z हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, इसमें 21 से गुणा करेंगे तो -21x, इसमें 21 से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 21 दूनी 42 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 9 और यहाँ पर y से गुणा करेंगे 9y हो जाएगा। ये वाला देखो माइनस, ये वाले माइनस कर देगा प्लस, और फिर ये 9 से गुणा करेंगे, 9 का नाम 9 और प्लस में जाएगा हमारा 3z बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 21 - 21 x हो जाएगा, प्लस में 42, 9 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, माइनस में 9y हो जाएगा, प्लस में 3z हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग, -3 से दोनों तरफ भाग कर देते हैं, -3 से -3 से -3 से भाग करो, चाहे यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर -3 से दोनों पक्षों में भाग कर दो, चाहे यहाँ पर -3 कामा ले लो। ठीक, चाहे जैसे समझो। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 7 3 21, यहाँ पर 7 3 51, 3 3 का 9 और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल। ठीक, तो यानी कि हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ 7x हो चुका है, यहाँ पर -17 है, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, और प्लस में 3y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस और माइनस z बराबर में 3 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस में 3y हो जाएगा, माइनस में z हो जाएगा, बराबर में माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में जाएगा बराबर 17। ठीक, तो यही हो जाएगा हमारा समतल का कार्तीय समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग अगला सवाल पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल में यहाँ पर कहते हैं सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर जो बिंदु है, एक बिंदु ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक, कह रहे हैं ये जो चारों बिंदु हैं ये एक समतली है, इस चीज को सिद्ध करके दिखाओ। और इन मतलब बिंदुओं से, मतलब कि इनसे जो होकर जाने वाला जो समतल है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो। ठीक, तो देखो एक चीज तो हमें सिद्ध करना है कि एक समतली चीज सिद्ध करना है, और इनसे जो होकर समतल जाता है उसका समीकरण हमें निकालना है। ठीक, तो चलो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो चारों बिंदु हैं इसको लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 0, 1, 0 हो जाएगा,
और यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, 1 हो जाएगा, और चौथा बिंदु हमारे पास 3, 3, 0 हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको z1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, y2 मान लेंगे, इसको z2 मान लेंगे, इसको x3 मान लेंगे, y3 मान लेंगे, और इसको z3 मान लेंगे। ठीक, अब देखो इन तीनों पहले हम लोग निकालेंगे इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो ये हमारा जो समतल का समीकरण पूछ रहे हैं ना, काम खत्म, यानी वो आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग सिद्ध कर देंगे कि एक समतली है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले निकालते हैं कि इन तीनों बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक, देखो अब ये इसके लिए सिंपल सा फार्मूला हमारे पास क्या है, x माइनस x1, x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1। सूत्र हमारे पास y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, उसके बाद z माइनस z1, z2 माइनस z1, उसके बाद z3 माइनस z1, ठीक, बराबर 0। ये सूत्र होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, चलो इसको हम लोग अगले पेज में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसको हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, ठीक, अथवा डाल के। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x में से 0 घटाएंगे, x ही हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस में 1 हो जाएगा, और z में से 0 घटा देंगे, z ही हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 1, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1, 1, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक, बराबर में 0। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x, उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, ये वाला पूरा भूल जाएंगे, ये वाला पूरा भूल जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस में 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर इसको पूरा भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इसके बाद प्लस में z हो जाएगा, इसको पूरा भूल जाएंगे, इसको पूरा भूल जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा x, 2 2 4 हो जाएगा, हो जाएगा y प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद z हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो 4 से गुणा x करेंगे 4x हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, ये प्लस माइनस 3 1 3 हो जाएगा, प्लस में 2z हो जाएगा, ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा, माइनस में 3y हो जाएगा, प्लस में 2z हो जाएगा, -3 को बाहर कर देंगे तो 3z हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा समतल का समीकरण आ गया। ठीक, अब ये जो समतल का समीकरण आ गया, ये तीनों बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु हो गया, एक बिंदु हो गया। ठीक, कोई समतल है हमारा जो इस प्रकार से 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल समीकरण हो गया। अब मान लेते हैं एक चौथा बिंदु है जो इसी में है। ठीक, अगर ये चौथा बिंदु हमारा इस समतल पर स्थित होगा तो इसका मतलब जो चौथा बिंदु है हमारा, ये जो 3,3,0 है, मान लेते हैं ये बिंदु। ठीक, अगर ये चौथा बिंदु इस समतल पर स्थित होगा, इसी समतल पर स्थित होगा, तो ये फिर ये जो बिंदु है वो इस समतल को संतुष्ट करेगा। और हम लोग देख लेते हैं, संतुष्ट करा के देख लेते हैं, अगर ये समतल, ये बिंदु इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो इसका मतलब है कि ये बिंदु जो है, तो फिर यानी ये पक्का हो जाएगा कि ये जो बिंदु हमारा है 3, जो हमारा चौथा बिंदु दिया गया था, ये जो बिंदु है, ये बिंदु फिर पक्का हो जाएगा कि इसी समतल पर स्थित है। अगर ये बिंदु इसी समतल पर स्थित है तो सिद्ध हो जाएगा कि चारों बिंदु, अतः हम लोग बोल देंगे कि अतः चारों बिंदु एक समतली है। अरे एक समतली का मतलब, एक का मतलब एक, और समतली मतलब एक ही तल में, मतलब समान, और तल मतलब देखो एक समतली है ना, एक समतली। ठीक, तो एक मतलब एक, सम मतलब समान, तल मतलब तल। तो जब एक ही तल में सब सेम हो, मतलब सब जैसे कि मान लो जितने बिंदु दे हो, ठीक, वो अगर एक ही तल में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तली, या एक तली बोल सकते हो या एक समतली बोल सकते हो। ठीक, तो अगर 3 बिंदु द्वारा बनाया गया समतल है, मान लेते हैं। ठीक, अगर ये बिंदु इस समतल के बाहर अगर स्थित होगा मान लो, तो फिर हम लोग क्या बोल देंगे कि हम लोग बोल देंगे कि ये
अगर ये मान लो बिंदु इसके बाहर है तो ये इसके समीकरण को संतुष्ट ही नहीं करेगा। संतुष्ट कैसे कराएगा अभी हमें बताते हैं, ठीक। और अगर ये बिंदु इस पर स्थित होगा, इस तल पर स्थित होगा, तो फिर इस तल के मतलब ये जो समतल है इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक। तो इन तीनों बिंदु द्वारा जो निकाला गया समतल समीकरण ये आ गया। चलो इसको रख के यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो समतल संतुष्ट करने का मतलब है कि यहाँ पर यक्स, ये हमारा यक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक। इनको तीनों को रखते हैं इन सब के स्थान पर। अगर 3 आ गया है ना, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मान सकते हैं, ठीक। तो अगर हमारा राइट हैंड साइड आ गया यानी 3 आ गया तो यक्स का मतलब संतुष्ट हो गया, ठीक। तो 4 गुणे में यक्स के स्थान कितना है, 3 है, माइनस में 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। जेड के स्थान पे यहाँ पर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा, और 2 शून्यम 0 हो जाएगा, ठीक। 2 शून्यम 0 हो जाएगा। तो 12 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 9 घटाओगे तो 3 बचेगा, ठीक। तो 3 देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि इसका मतलब हम बोल सकते हैं अतः 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 नहीं, चूंकि लिखो, चूंकि 3,3,0 बिंदु, ठीक। यहाँ पर चूंकि लिखो और यहाँ पर लिख दो बीच में बिंदु। चूंकि बिंदु 3,0 समतल के समीकरण को संतुष्ट करता है, समतल के समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है अतः दिए गए चारों बिंदु, दिए गए, अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदुओं, अब इन बिंदुओं ना लिखो वरना सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक। अतः दिए गए बिंदु एक समतली हैं, एक समतली है, ठीक, एक समतली है, ठीक। तो ये भी हमारा हो गया और ये हमारा आंसर हो गया जो समतल का समीकरण पूछा गया था, ठीक। तो अतः है ना, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग समतल का समीकरण। तो समतल का जो समीकरण है वो कितना है हमारा, लिख देंगे जो यहाँ पर दिया गया है, 4x माइनस में 3y प्लस में 2z बराबर में 3, ठीक। तो ये समतल का समीकरण हो गया, ठीक। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ सिद्ध करना था कि ये दिए गए जो बिंदु हैं एक समतली है, जो कि सिद्ध हो गया, और समतल का समीकरण बताना था, तो समतल का समीकरण ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर समझ रहे हो ना, एक समतली हमने क्यों बोला, क्योंकि चारों बिंदु क्या है, एक ही समतल पर स्थित हैं। ये तीनों बिंदु क्या है, ये तीनों बिंदु भी इसी समतल पर स्थित है, और ये जो चौथा बिंदु है ये भी इसी बिंदु पर स्थित है। तभी इन तीनों मतलब तभी ये जो समतल है इस समतल के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ठीक। अगर संतुष्ट कर रहा है इसका मतलब ये भी इसी समतल पर स्थित है। अगर ये भी इसी समतल पर स्थित है तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि इसका मतलब कि ये एक समतली है। एक समतली मतलब चारों बिंदु एक ही समतल पर स्थित है, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखो यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, कहते हैं उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो यक्स वाई तथा जेड अक्ष पर क्रमशः, मतलब यक्स क्रमशः का मतलब होता है यक्स अक्ष पहले लिखे हैं, तो यक्स अक्ष पर जो अंतःखंड काट रहा है। देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि अंतःखंड वाला जो समीकरण होता है वो कैसे होता है, ये होता है प्लस में जेड होता है बराबर में सी होता है बराबर में 1 होता है, ठीक। ए क्या होता है जो यक्स अक्ष पर अंतःखंड काटता है, वाई बी क्या होता है जो वाई अक्ष पर जितना अंतःखंड काटता है, और सी क्या है जो जेड अक्ष पर जितना अंतःखंड काटता है। मतलब कह रहे हैं कि यक्स अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रहा है, -4, यानी ये क्या है ये ए का वैल्यू दे दिए -4, ठीक। और ये 2 क्या है हमारा वाई अक्ष पर जो अंतःखंड काट रहा है, तो वाई अक्ष पर बी होता है यानी बी का वैल्यू दे दिए, ठीक। उसके बाद सी का वैल्यू कितना दिए हैं, ये 3 यानी 3 इकाई, ठीक। तो कह रहे हैं कि अंतःखंड काटता है तो उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। मैंने बताया था कि ये अगर कोई अंतःखंड काट रहा है, ए मान ले ए बी सी अंतःखंड काट रहे हैं, तो उस समतल का समीकरण जब अंतःखंड काटे तब समतल का समीकरण ये होता है हमारा, ठीक। तो हम लोग इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यक्स बटे में -4 हो जाएगा, प्लस में वाई बटे में ये हो जाएगा हमारा समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई बटे में बी हो जाएगा, प्लस में जेड बटे में सी 3 हो जाएगा, बटे में इतना हो जाएगा, ठीक। इसी को हल कर लेते हैं। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 6 होगा। अरे एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 2 2 3 हो जाएगा,
2 दूना 4, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 1, 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, इनका जो एलसीएम होगा वो 12 हो जाएगा। तो यानी इसमें कितने से गुणा कर दें कि ऊपर नीचे 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 तो ही 12 होता है, तो 3 से ऊपर नीचे हमें गुणा करना है। तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करें, 3 गुणे 3x हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा नीचे। ठीक, उसके बाद माइनस लगा दो। ठीक, उसके बाद प्लस में पूरे के पहले 12 लिख लो। ठीक, एलसीएम 12 है। इसमें कितने से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तभी 12 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 से ऊपर नीचे 12, और इसमें कितने से गुणा करेंगे ताकि 12 हो जाए, 3 नीचे है तो 12 लाने के लिए 4 से गुणा करना होगा, तो इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 4 जेड हो जाएगा। ठीक, बराबर 0 हो जाएगा, 3 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, अब यानी कि ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 6y हो जाएगा, प्लस में जेड 4z हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 0 हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक, तो 12 के अंदर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कामा ले लेते हैं, तो माइनस कामा ले लेंगे हम लोग। तो जब माइनस कामा ले लेंगे तो यहाँ पर इसमें माइनस कामा ले लेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और माइनस में 6y हो जाएगा, बाकी ये भी माइनस में 4z हो जाएगा, बराबर में ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, माइनस का z हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, 12 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 6y माइनस में 4z हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इस समतल का समीकरण हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखो सवाल बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इनको फटाफट हम लोग लगाते हैं, और इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, देखो इसमें कह रहे हैं कि समतल के समीकरण है ना, ये जो समतल के समीकरण है, इस समतल के समीकरण को दे दिए हैं, इसको अंतःखंड के रूप में परिवर्तित करना है, बदलना यानी, और समतल के जो निर्देशांकों पर काटे गए जो अंतःखंड हैं, मतलब जो एबीसी हैं, उनका वैल्यू बताना है। ठीक, तो चलो पहले हम लोग इसको, इस समतल के समीकरण को अंतःखंड के रूप में लिख लेते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग, ये जो 6 है प्लस का, इसको हम लोग बराबर के उस पर भेज देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, हमें देखो क्या होता है हमारा, x बटे में a प्लस में y बटे में b बराबर में z बटे में c बराबर में 1 होता है। ठीक, तो इतना टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले इधर वाले को आपको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, -6 से ऊपर नीचे भाग करना होगा, -6 से भाग कर डालो। ठीक, तो यहाँ पर इससे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे इधर 1 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे 3 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x बटे में -3 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा y बटे में -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में, है ना, और माइनस हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा हमारा z बटे में 6 हो जाएगा, बराबर इधर 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण हो जाएगा, और यहाँ पर निर्देशांकों पर काटे गए अंतःखंड। ठीक, तो अंतःखंड कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हमारा a -3 हो जाएगा x अक्ष पर, और y अक्ष पर कितना है, -2 है, और z अक्ष पर कितना है, +6। ठीक, तो ये हमारे अंतःखंड हो जाएंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। देखो सवाल नंबर जो हमारा 7 है, इसमें भी यही चीज़ कह रहे हैं कि समतल के समीकरण है, इसको हमें अंतःखंड के रूप में परिवर्तित करना है, परिवर्तित किए बिना समतल द्वारा निर्देशांकों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर कुछ नाटक कर दिए। नाटक क्या कर रहे हैं, नाटक कह रहे हैं कि आपको अंतःखंड के रूप में चेंज नहीं करना है, मतलब चेंज किए बिना आपको इसकी जो अंतःखंड काटे गए अंतःखंड है उसको ज्ञात करना है। देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग x अक्ष पर निकालते हैं कि x अक्ष पर समतल द्वारा काटा गया अंतःखंड। तो समतल द्वारा, है ना, x अक्ष पर काटा गया। देखो अगर, मतलब देखो इसमें क्या होते हैं, तीन अक्ष होते हैं, एक ये होता है, x अक्ष होता है, y अक्ष होता है, z अक्ष होता है।
ठीक, कोई समतल है जो इस प्रकार से इसको काट रहा है, ठीक, यानी कि यक्ष अक्ष पर इस प्रकार से अंतःखंड काट रहा है। और अगर अंतःखंड काट रहा है तो यक्ष अक्ष पर क्या होता है, यक्ष अक्ष पर देखो हमारा जो y का वैल्यू होता है वो भी 0 होता है और z का वैल्यू भी 0 होता है यक्ष अक्ष पर। इसी तरीके से y अक्ष पर क्या होता है, हमारा यक्ष का वैल्यू 0 होता है और z का वैल्यू 0 होता है। और z पर क्या होता है कि z अक्ष पर जो होता है हमारा वो क्या है, यक्ष अक्ष भी नहीं है, इस पर ना y है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है और यक्ष बराबर 0 होता है। और यानी कि इस पर क्या होता है, z बराबर 0 होता है और यक्ष बराबर 0 होता है, ठीक, y अक्ष पर। तो हम लोग यक्ष अक्ष पर निकाल रहे हैं, तो यक्ष अक्ष पर क्या होता है हमारा y बराबर 0 और z बराबर 0। तो जो समतल का समीकरण है कितना है, 2x माइनस में y है प्लस में z है बराबर में 3 है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y के स्थान पर 0 रखेंगे, z के स्थान पर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस में 0 प्लस में 0 बराबर में 3, यानी कितना हो गया, 2x बराबर 3 आ गया, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक। तो यानी यक्ष अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 3 है, 3/2 है, ठीक। अब इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कि y अक्ष पर समतल द्वारा काटा गया अंतःखंड, ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारा। तो y अक्ष पर क्या होता है, x बराबर 0 और z बराबर 0, ठीक। तो रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2x नहीं, इसके स्थान पर 0 रखेंगे, प्लस में समतल के समीकरण जो है इसी समतल के समीकरण में रखना है, ठीक, सभी को। और फिर काटे गए अंतःखंड निकल आएगा। तो यहाँ पर z अक्ष का भी 0 यहाँ पर रखेंगे, सिर्फ माइनस में y लिखेंगे, प्लस में 0 बराबर में 3 हो जाएगा, ठीक। तो y बराबर कितना आ गया, सिर्फ यहाँ पर माइनस y है, इधर 3 है, ठीक। तो y बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। तो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, -3 है। तो ये कितना हो जाएगा, z अक्ष पर निकालेंगे इस तरीके से। तो z अक्ष पर क्या होता है हमारा, x का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2x, समतल हमारा कितना है, मतलब कि 2x है, माइनस में y है, प्लस में z है, बराबर में 3 है, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणे में 0 हो जाएगा, उसके बाद 0 यहाँ पर रखेंगे, हो जाएगा प्लस में z बराबर में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर z बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि z अक्ष द्वारा जो अंतःखंड, z अक्ष पर मतलब जो अंतःखंड काटे वो कितना है, 3 है, ठीक। तो यही हमारे दोनों आंसर जाएगा। कौन कौन से, एक तो जाएगा 3/2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक। ये तीनों अंतःखंड काटे गए हैं। 2 से इसको भाग करोगे तो यहाँ पे इसको आप 1.5 भी लिख सकते हो, तो 1.5 या -3, तो ये हमारे तीनों अंतःखंड हो गए, ठीक। तो सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 में कहते हैं ज्ञात कीजिए कि समतल जो समतल हमारा है, ये समतल है, इसके निर्देशांकों को किन बिंदुओं पर काटता है। मतलब कि ये हमारा यक्ष अक्ष हो गया, ये मतलब कोई इस प्रकार से समतल है जो इस प्रकार से इसको काट रहा है, इस प्रकार से इसको काट रहा है, इस प्रकार से इसको काट रहा है, ठीक। तो कहते हैं यक्ष अक्ष को इस प्रकार से जो ये काट रहा है, y अक्ष को जो काट रहा है, ये z अक्ष को काट रहा है, मतलब इस समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है, मतलब, ठीक। चलो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 2x प्लस में 3y है प्लस में 4z है बराबर में 6 है, ठीक। पहले इसको हम लोग अंतःखंड के रूप में चेंज कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा किन बिंदुओं पर काटता है, ठीक। तो 6 से ऊपर नीचे भाग करेंगे, क्यों 6 से ही कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कितने से भाग करना है, यहाँ पर जो है उसको 1 बनाना है, ठीक। 1 तभी बनेगा जब उतने से ही भाग करोगे। इसको 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6, यानी x बराबर 3 आ गया, प्लस में y बटे में 2 हो गया, उसके बाद माइनस में इस 2 को नीचे पलट के इसके बटे में ले आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस में z बटे में -3 बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक। हो गया ना अंतःखंड के रूप में। अब हम लोग बोल सकते हैं यक्ष अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, निर्देशांक समतल है, समतल दिया गया, ठीक, दिया गया समतल निर्देशांकों को कौन कौन से, एक 3 लिख देंगे, एक 2 लिख देंगे, एक -3/2। तो ये हमारे क्या हो गए, अंतःखंड हो गए, ठीक। तो लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा गया, सवाल में पूछा गया है कि निर्देशांकों को किन बिंदुओं पर काटता है, ठीक। तो बिंदु ज्ञात करना है, यानी कि
यक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, यक्स अक्ष को 3 कामा यहाँ पर तीनों बिंदु होते हैं, तो यहाँ पर 3 कामा 0 यानी यक्स पर 3 काट रहा है, और वाई अक्ष पर अंतःखंड कितना काट रहा है, वाई अक्ष पर 2 अंतःखंड काट रहा है, और जेड अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रहा है, -3/2। तो ये हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ठीक है, जेड अक्ष पर है तो यानी ये जेड का वैल्यू है। ठीक, तो जेड बराबर कितना है, -3/2, और यक्स बराबर कितना है, 0 है। तो यानी जेड अक्ष पर क्या होते हैं, दोनों 0 होते हैं, और ये हमारे यक्स अक्ष है, तो यक्स अक्ष पर 3 अंतःखंड काटा तो यक्स बराबर 3 हो जाएगा, और जेड बराबर 0 क्योंकि यक्स अक्ष पर जेड का वैल्यू 0 होता है, ये होता है 0। मतलब इनके ये निर्देशांक, इन पॉइंटों को पूछा गया है, ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट बताओ, ये पूरा अंतःखंड नहीं पूछ रहा। ठीक, तो ये पूरा अंतःखंड नहीं पूछ रहा। ठीक, देखो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा हमारा 0,2,0 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि यही हमारे बिंदु हो जाएंगे। ठीक, तो जो हमारा समतल है वो यक्स अक्ष के निर्देशांक को इस बिंदु पर काटेगा, एक इस पर काटेगा, इस पर काटेगा। ठीक, तो यही तीनों हमारे यहाँ आंसर जाएंगे। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो अगर आपसे सिर्फ अंतःखंड पूछे तो अंतःखंड का मतलब होता है सिर्फ आपको 3 बताना है, ये बताना है और ये बताना है। लेकिन अगर आपसे बिंदु पूछा चल लिया जाए कि किन बिंदुओं पर काटता है, तो आपको इस तरीके से पूरा बिंदु बताना पड़ेगा। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 9 नंबर सवाल है। इसमें कहते हैं उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस बिंदु से होकर जाता है तथा निर्देशांकों पर बराबर अंतःखंड काटता है। ठीक, तो यानी कि अगर अंतःखंड काटे तो समीकरण क्या होता है हमारा समतल का, ये होता है। ठीक, जेड बराबर सी बराबर 1 होता है। ठीक, तो कह रहे हैं क्या करें, कह रहे हैं उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो हमारा समतल है वो इस बिंदु से होकर जाता है। अगर इस बिंदु से होकर जाता है तो इस बिंदु मतलब ये जो बिंदु है वो इस समतल के समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। अगर इससे होकर जाता है तो पक्का संतुष्ट करेगा। ठीक, तो और यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, यहाँ पर देखो 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 यहाँ पर कहते हैं उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से होकर जाता है। हिंट क्या दिए हैं, इसको उस समतल के समीकरण को निकालने के लिए हिंट दिए हैं कि निर्देशांकों पर बराबर अंतःखंड काटता है। ठीक, अगर निर्देशांकों पर बराबर का मतलब होता है कि ए यानी कि यक्स अक्ष पर भी ए ही काट रहा है, या फिर ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। ठीक, अगर इस पर ए लिखा है तो इसको भी ए लिखो, इसको भी ए लिखो। ठीक, कहने का मतलब है यक्स अक्ष पर भी ए काट रहा है, वाई पर भी ए काट रहा है, सी पर भी। ठीक, तो अगर इन निर्देशांकों पर बराबर अंतःखंड काटता है तो इसको भी ए लिख देते हैं, वाई बटा ए भी ए, और यहाँ पर ये भी ये हो जाएगा क्योंकि बराबर निर्देशांकों पर बराबर अंतःखंड काट रहा है। ठीक, मतलब ए बी सी, ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए। ठीक, सब बराबर है, तो यानी कि इन सब का हर बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में बटे में ए बराबर में 1, तीन गुणा कर देंगे तो यक्स प्लस में वाई प्लस में जेड बराबर में ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा समतल का समीकरण हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बिंदु है, ये बिंदु है, इस बिंदु से होकर जाता है, जो समतल हमारा वो इस बिंदु से होकर जाता है। अगर इस बिंदु से होकर जाता है, चूंकि समतल जो है वो बिंदु 1,2,3 से होकर जाता है। ठीक, अगर इससे होकर जाता है तो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब वही ना, यक्स वाई जेड रखो इसके स्थान पर, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 बराबर ए हो जाएगा। यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक, यानी ए बराबर 6 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर उठा के यहाँ पर इसके एक स्थान पर 6 रख देंगे। ठीक, तब हमारा समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, यक्स प्लस में वाई प्लस में जेड बराबर ए का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, 6 रख देंगे, यही हमारा समतल का समीकरण हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस समतल के समीकरण को निकालने के लिए ये कंडीशन दे दिए थे ताकि आप इस ए का वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक, तो वो कंडीशन ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन दिया गया था कि ये जो हमारा समतल है वो इस बिंदु से होकर जाता है। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर एक आखिरी सवाल, एक और सवाल बचा है, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ये प्रश्नावली हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 10 है, और इसमें क्या कह रहे हैं कि एक समतल निर्देशांकों को बिंदुओं ए बी तथा सी पर इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज ए बी सी का जो केंद्रक है वो 1 2 -3 है। समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि इस तरफ से ये कह रहे हैं कि जो एक समतल है, मान लेते हैं ये हमारा यक्स अक्ष हो गया, ये हमारा जेड अक्ष हो गया। ठीक, तो ये यक्स है ना, ये यक्स वाई जेड, और यहाँ पर कहते हैं कि
इस प्रकार से काटता है। देखो पहले केंद्रक क्या होता है, इसको केंद्रक इसको बोलते हैं। जैसे ये त्रिभुज हो गया हमारा, ठीक। अब ये त्रिभुज में ये जो होता है हमारा, इसको ऐसे कर देंगे, तो ये जो हमारा पॉइंट होता है इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, ठीक। और ये केंद्रक निकालते कैसे हैं, इस केंद्रक को निकालने के लिए मान लेते हैं ये एक पॉइंट हो गया, मतलब ये बिंदु है, एक केंद्रक एक तरह से कह सकते हैं, ये बिंदु है। ये बिंदु क्या होता है, x, y, z होता है, ठीक। और ये x, y, z इनका जो वैल्यू होता है इसको निकालने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं ये पॉइंट अगर हमारा ये वाला कोना x1, y1, z1 हो, और ये वाला कोना हमारा, और एक ये वाला कोना, ठीक। ये हमारा मान लेते हैं y2, z2 है ना, हो और यहाँ पर x3, y3, z3 हो, ये वाला। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर x, y, z का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर जो केंद्रक होता है तो वो केंद्रक हमारा कैसे निकाला जाता है, x बराबर ये क्या हो गया, ठीक। तो x बराबर हो जाता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक, बटे में 3 होता है। तो ये हमारा केंद्रक निकालने का तरीका होता है। और उसके बाद y बराबर कितना होता है, जस्ट वन क्या होता है, y1, तो ये होता है हमारा y2 प्लस में y3 होता है, बटे में 3 होता है। और z का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है हमारा, z1 होता है, प्लस में z2 होता है, प्लस में z3 होता है, बटे में 3 होता है, ठीक। तो ये हमारे x, y, z है ना, ये सब क्या होते हैं, इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, ठीक। तो x, y, z जो है ये हमारे केंद्रक के निर्देशांक हैं, ठीक। और यहाँ पर मतलब कि ये जो यहाँ पर x होता है, y होता है, z होता है, इनका वैल्यू कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, फिर y कितना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, z1 z2 प्लस z3 बटे में 3 होता है, ठीक। इस प्रकार से ये हमारा केंद्रक निकाला जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा केंद्रक होता है। त्रिभुज के बारे में इतनी नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो कहते हैं हमारा जो समतल है वो इस प्रकार से x अक्ष पर एक अंतःखंड काट रहा है, फिर y अक्ष पर इस प्रकार से अंतःखंड काट रहा है। इस प्रकार से ये जो त्रिभुज के रूप में जो हमारा समतल है, इस समतल का जो केंद्रक है, ठीक, यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं है ना, यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा एक केंद्रक बन रहा है। तो ये इस केंद्रक का वैल्यू यहाँ पर सवाल वाले दे दिए हैं 1 कामा, ये देखो ये है, ठीक। तो 1 कामा 2 कामा -3, ठीक। मतलब कि एक तरह से कह सकते हो कि ये जो हमारा x, y, z है, मतलब इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू ये दे दिए हैं, कितना, 1 है, 2 है, 3, -3 है, ठीक। और यहाँ पर ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु हमारा नहीं दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि जो समतल है वो निर्देशांकों को, यहाँ पर a बिंदु, ये b बिंदु हो गया, इसको हम लोग a मान लेते हैं, ठीक। a बिंदु हो गया, ये b बिंदु हो गया, इस प्रकार से ये c बिंदु हो गया, ठीक। इस प्रकार से a b c पर इस प्रकार से काटता है कि त्रिभुज a b c का केंद्रक हमारा इतना है, तो समतल का समीकरण निकालो, ठीक। एक तरह से ये कह सकते हो कि जो हमारा समतल है वो निर्देशांकों को a b c पर अंतःखंड काटता है, और उस अंतःखंड का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे दिए हैं कि a b c का केंद्रक हमारा इतना है, ठीक है ना। इस तरीके से कह सकते हो कुल मिला के, अगर देखा जाए तो जो इसका समरी है, ठीक, वो ये है ना। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो ये a b c ये जो है ना, इनके निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a के निर्देशांक, निर्देशांक, तो a के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, a कहाँ पर स्थित है हमारा, x अक्ष पर स्थित है, और x अक्ष पर कितना, x अक्ष पर स्थित, तो x का वैल्यू तो a हो गया, चलो है ना, क्योंकि x अक्ष पर ये अंतःखंड काट रहा है, तो x अक्ष पर तो a हो गया, लेकिन x अक्ष पर y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0, और b कहाँ पर है हमारा, यानी ये हो जाएगा हमारा a, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर b के निर्देशांक, b हमारा कहाँ पर है, y अक्ष पर, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू b, z का वैल्यू 0, याद रखना, ठीक। फिर c बिंदु हमारा कहाँ पर है, z अक्ष पर है, और z अक्ष पर c के निर्देशांक बराबर c, z अक्ष पर क्या होता है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू c हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे निर्देशांक हो गए। अब यहाँ पर देखो, इस बिंदु द्वारा, मतलब इस बिंदु द्वारा, इस बिंदु द्वारा, ये इस बिंदु द्वारा, इन तीनों के द्वारा जो केंद्रक है हमारा वो कितना है, 1, 2, -3 है, ठीक। तो हम लोग अब केंद्रक निकाल सकते हैं इन तीनों बिंदुओं से, इन तीनों बिंदुओं का जो केंद्रक है उसको निकालते हैं, ठीक। जिसको हम लोग इसको कुछ देर के लिए हम लोग x, ये हमारा y है, ये हमारा z है, ठीक। तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं,
तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक क्या हो जाएगा हमारा, यक्स बराबर में x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 हो जाएगा। तो यक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास है, 1 है, तो यक्स के स्थान पर तो 1 रखेंगे और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x1 y1 z1 और ये हमारा हो जाएगा x2 y2 z2, ये हमारा x3 y3 और ये हमारा z3 हो जाएगा। ठीक, तो इन सब का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा प्लस में x2 हमारे पास कितना है, 0 है, प्लस में y3 भी सॉरी x3 भी हमारा 3 है, सॉरी 0 है, इसको 3 गुणा करेंगे तो 3 का नाम 3 हो जाएगा, इधर सिर्फ a से जोड़ेंगे तो a ही हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 3 आ गया। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से y बराबर निकालेंगे तो y बराबर कितना सूत्र होता है हमारा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर y के स्थान पर 2 रखेंगे और y1 हमारे पास कितना है, ये है 0 प्लस b है प्लस 0 है, तो 0 प्लस b प्लस 0 बटे में 3 हो जाएगा, 3 गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि b में जोड़ेंगे तो इधर b हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। ठीक, यानी b बराबर 6 आ गया। उसके बाद z बराबर देखेंगे तो z बराबर हमारा होता है z1 प्लस z2 प्लस z3 होता है, बटे में 3 होता है। ठीक, तो z बराबर यहाँ पर दिया गया है कितना है, -3 है, तो यहाँ पर रखेंगे -3 बराबर में z1 हमारे पास कितना है, 0 प्लस 0 प्लस c हो जाएगा। ठीक, तो 0 प्लस 0 प्लस c हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, 3 गुणा कर देंगे तो 3 त्रिक का -9 हो जाएगा, बराबर c बचेगा। ठीक, यानी c का वैल्यू ये आ गया। तो अब यानी कि ए बी सी ये हमारे क्या है, केंद्रक हैं, देखो ना ए बी सी ये हमारे क्या है, अंतःखंड है वो। ठीक, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ए हो गया और यहाँ पर बी अंतःखंड काट रहा है और यहाँ पर जो हमारा अंतःखंड काट रहा है वो सी अंतःखंड काट रहा है। ठीक, मतलब जेड अक्ष पर सी अंतःखंड काट रहा है। तो इस समतल का समीकरण, ठीक, तो ये जो हमारा समतल ये जो बना है इस प्रकार से, इस समतल का समीकरण तो लिखते हैं भैया, समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, समतल का समीकरण, तो ये समतल हमारा x अक्ष पर a अंतःखंड काट रहा है, y अक्ष पर b अंतःखंड काट रहा है, z अक्ष पर c अंतःखंड काट रहा है। तो अंतःखंड काटने वाले अगर अंतःखंड काट रहा हो तो उस समतल का समीकरण क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है। सबको पता है ए बी सी का वैल्यू पता है, उठा के रख दो यहाँ पर। ठीक, हल कर लो तो यहाँ पर x बटे में a का वैल्यू 3 है, प्लस में y बटे में उसका y का वैल्यू 2 है, सॉरी 6 है। ठीक, c का वैल्यू कितना है, -9 है, बराबर में 1 है। इन सब का एलसीएम ले लो, है ना, 9 9 9 9 9 9। ठीक, 3 6 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 3 का नाम 3, 3 दूना 6, अरे 2 से कटेगा पहले, 2 त्याही 2 त्याही 2 त्याही 9, 3 3 3 3 3 3 त्रिका 9, 3 हो जाएगा। ठीक, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक, तो इन सब का एलसीएम 18 है और इसमें कितने से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, अरे सीधा 18 को 3 से भाग कर दो, 6 3 18, 6 से इसमें गुणा कर दो, 6x हो जाएगा, प्लस में 6 को 18 से भाग करो, 6 3 18, 3 से इसमें गुणा करो तो 3y हो जाएगा, प्लस में 9 को इन 18 से भाग करेंगे, 18 बटे में 9, 9 दूना 18, तो 2 से इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2c हो जाएगा, बराबर का 1 हो जाएगा, 3 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस में 3y हो जाएगा, माइनस में 2c कहाँ से आ गया, ये z। अच्छा, ठीक, तो 2z हो जाएगा, तो 2z बराबर में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, तो बस यही हमारा समतल का समीकरण हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर जो माइनस प्लस का डिफरेंस इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पर जो सवाल में है वो सवाल में माइनस बीच में है, ये प्लस में है। ठीक, तो सॉरी इसके लिए, वरना है ना बुक से फिर आंसर मिलेगा नहीं, फिर तुम लोग नीचे कमेंट में करते हो सर ये सवाल गलत है। हमने देखा है ना 2-3 सवाल है, पता है समाकलन हम समझा रहे थे, तो समाकलन में
मतलब कि जो आंसर में था ना, इसी तरीके से माइनस प्लस डिफरेंस हो जाता था। तो बहुत लोगों को मैंने देखा कि ना कमेंट में लिखे हैं सर आप सवाल गलत बता रहे हो, मतलब आपने सवाल गलत बताया, ठीक। तो अब ये नहीं देख रहे हैं कि माइनस प्लस जैसे मतलब जिस अकॉर्डिंग माइनस प्लस लगा उसके अकॉर्डिंग तो सवाल सही है। अब आप बुक से मिला रहे हो फिर उसके बाद बोल रहे हो कि सवाल गलत है, ये क्या तरीका? अरे सही कर लो ना फिर। तो माइनस प्लस का इसलिए माइनस प्लस देख लो, ठीक। आपके बुक के अकॉर्डिंग हम आपको लगवा रहे हैं ताकि आप लोग फिर ना बोलें कि गलत है, ठीक। तो बुक में तो आपके फिर ये -2 दिए हैं, फिर +3 है, फिर इसको हम लोग पूरा गड़बड़ हो गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ -2 जहाँ पर दिखे, -2 कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक। इसको तीन गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। बाकी 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 सही है। तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये जो 3 में माइनस था ये 3 में प्लस कर दो और इसको प्लस कर दो, ये प्लस में हो जाएगा। तो जब ये क्या हो जाएगा, ठीक, ये प्लस में हो जाएगा, वाई वाला क्या है माइनस में, ठीक। तो मतलब ये माइनस में हो जाएगा, बाकी जे एक्स वाला प्लस में है। तो सॉरी इसमें माइनस लगाना, ठीक। अब सही हो गया, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप सवाल समझ गए होंगे और माइनस प्लस भी सही कर लिए होंगे, ठीक। तो अब आपका सवाल सही हो गया, आपके बुक से मैचिंग करने लगा, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हैं। देखो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो, बहुत मेहनत लगता है 1 घंटे का वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत। तो पहले 1 घंटे का बनाओ, उसके बाद फिर एडिट करो। एडिट करने के बाद अब बीच बीच में जैसे लाइट चला गया फिर वेट करो लाइट का, और लाइट का वेट करने के बाद फिर जब आता है फिर से उसको शूट करो। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि पूरा वीडियो शूट कर डालो, उसके बाद पता चलता है कि हमने माइक ही ऑन नहीं किया था। तो वहाँ पर भी फिर से वीडियो पूरा डिलीट करके फिर से उसको बनाना पड़ता है, ठीक। बहुत बहुत नाटक करना पड़ता है, तब जाके 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो शूट हो पाता है। तब आप लोगों को फिर उसके बाद एडिट करना पड़ता है, बहुत समय लॉस्ट हो जाता है मेरा, ठीक। फिर एडिट करना पड़ता है, एडिट करने के बाद फिर अपलोड करते हैं, 1-2 घंटा अपलोड करने में हो जाता है, क्योंकि काफ़ी फिर MB को हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो डाटा होता है उसको कम करना पड़ता है, मतलब कॉम्प्रेस करना पड़ता है, ठीक। तो एडिट करने के बाद अपलोड करते हैं तो फिर वीडियो में मतलब थोड़ा से काफ़ी मेहनत हो जाता है। तो उस मेहनत करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत होता है, ठीक। हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होता है। तो जैसे आप लोगों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है, डिमोटिवेट हो जाते हो तो, ठीक। तो फिर इसी तरीके से हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है ताकि हम वीडियो को और बना पाएँ, आप लोगों के सामने ला पाएँ, ठीक। तो इसके लिए भी आप लोग वीडियो को लाइक किया करो ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, नया नया या कुछ भी सीखने को अच्छा मिल रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें थोड़ा, ठीक। इससे भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10., पूरा सवाल 10 तो खत्म हो गया, अब हम लोग 11.11 पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।